जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका संघर्ष के दुनिया में। आइए आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज से एडवांस मैथ स्टार्ट हो गया है। एडवांस मैथ की कॉन्सेप्ट की क्लास, ठीक है, कॉन्सेप्ट की चैप्टर वाइज क्लास। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर जो है, जैसे कि पहला ज्योमेट्री हमने स्टार्ट किया है। इसका जो है सिलेबस समझाया गया है, ठीक है, सिलेबस देख लीजिएगा। सिलेबस में बताया गया है। सिलेबस में पहला ज्योमेट्री है, ठीक है, पहला चैप्टर ज्योमेट्री, एडवांस मैथ का ज्योमेट्री का चैप्टर 1 लाइन एंड एंगल, ठीक है, रेखा और कोण के बारे में हम सीखेंगे। एडवांस मैथ का ज्योमेट्री पोर्शन का चैप्टर 1, ठीक है, ये है लाइन एंड एंगल, ठीक है ना, इसके बारे में हम सीखेंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज पूरा सब कुछ चलेगा, ठीक है। देखिएगा, इसमें पहला है लाइन एंड एंगल, चैप्टर का नाम ही है। तो इसमें इस चैप्टर में हमें रेखा और कोण के बारे में पढ़ना ही है, ठीक है ना। तो पहले रेखा के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं पॉइंट, मतलब बिंदु के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, कि बिंदु क्या होता है, पॉइंट क्या होता है। पहले हम इसके बारे में जानते हैं। देखो, पॉइंट किसे कहते हैं, बिंदु किसे कहते हैं? एक ऐसा वृत्त, एक ऐसा सर्कल जिसकी त्रिज्या 0 होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। जैसे यही, अब डेफिनेशन हम बोल रहे हैं, यहाँ लिखेंगे नहीं, ठीक है, लिख लेना अगर लिखना होगा तो। देखो, पॉइंट किसे कहते हैं? देखो यहाँ पे याद रखना, जिसकी त्रिज्या कितनी हो, त्रिज्या 0, ठीक है, और इसकी कोई मोटाई भी क्या होती है? 0, ठीक है। तो समझना, बिंदु किसे कहते हैं? जिसकी त्रिज्या 0 हो, ठीक है, एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या हो? 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। समझ में आया? पॉइंट हो गया। दूसरा इसमें हम सीखेंगे, पॉइंट के बाद हम रेखा के बारे में सीखेंगे, ठीक है, लाइन। पॉइंट के बाद हम सीखेंगे लाइन के बारे में। देखो, लाइन किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, याद रखना। अनंत बिंदुओं से, ध्यान सुनना भैया, अनंत बिंदुओं से मतलब अनंत बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखा का निर्माण होता है, ठीक है। अनंत बिंदुओं को या इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिला देने पर एक रेखा का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जैसे एक पॉइंट ये ले लिए, एक पॉइंट ये ले लिए, एक ये ले लिए, ये पॉइंट, अनंत पॉइंट, ठीक है, इसको आपस में मिला दो तो ये क्या हो गया? एक लाइन का निर्माण हो गया। समझ में आया? तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ लेना, ये हो गया आपकी ये रेखा, ठीक है। रेखा में क्या होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं, ठीक है। अगर हम कह दें तो यहाँ पे अनंत पॉइंट होते हैं, ठीक है। देखना, रेखा पर अगर देखिए, रेखा की डेफिनेशन क्या है कि यदि अनंत बिंदुओं को, ठीक है, अनंत बिंदुओं को मिलाने से किसका निर्माण होता है? एक लाइन का, रेखा का निर्माण होता है। अगर कोई पूछे कि एक रेखा पर कितने पॉइंट होते हैं, तो अनंत बिंदु होते हैं, एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, ठीक है ना। और एक बात और, अनंत बिंदु होते हैं, इसकी लंबाई क्या होती है बताओ? रेखा की डेफिनेशन लिख लेना, लिखना होगा तो, ठीक है। लंबाई क्या होती है इसकी? इसकी लंबाई फिक्स्ड होती है भैया, इसकी लंबाई फिक्स्ड नहीं होती है, ठीक है, इसकी लंबाई फिक्स्ड नहीं होती है, मतलब फिक्स नहीं होती है, इसकी लंबाई फिक्स नहीं होती है। जैसे कि इसको हम जब चाहें इधर बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ा सकते हैं, तो रेखा की लंबाई फिक्स नहीं होती है, ठीक ना। इसकी चौड़ाई भी नहीं होती है, याद रखना, ठीक है, चौड़ाई नहीं होती है, और इसकी ऊंचाई भी नहीं होती है, इतना याद रखना, इसकी ऊंचाई भी नहीं होती है। तो बस यहाँ पे मेन ये पॉइंट ध्यान देने वाला बात है कि भैया रेखा की लंबाई फिक्स नहीं होती है, ठीक है, और ना ही इसका कोई फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट भी नहीं होता है, कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता। रेखा को हम जहाँ चाहें उसको बढ़ा सकते हैं। ये होगी रेखा की डिफिनेशन, ठीक है। पॉइंट किसे कहते हैं? एक ऐसी जो है ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या हो? 0 हो, उसे हम पॉइंट कहते हैं। रेखा किसे कहते हैं? अनंत बिंदुओं को मिलाने से रेखा का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। ये पॉइंट और रेखा के बारे में जान चुके हैं। इसके बाद में देखो, अब रेखा में कई प्रकार की रेखाएं होती हैं। इसमें पहले हम सीखेंगे प्रतिच्छेदित रेखा, ठीक है, पहले हम सीखेंगे। एक बात और, रेखा को सीखने से पहले इसी में जान लो कि नंबर 3 नंबर पे लाइन सेगमेंट, ठीक है, रेखा खंड क्या होता है? रेखा खंड, देखो रेखा के बारे में जान गए हैं, तो यहाँ पे अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें, रेखा खंड की बात करें, तो रेखा खंड किसे कहते हैं? याद रखना, रेखाखंड का 2 फिक्स पॉइंट होता है। जैसे ये हो गया एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, ठीक है, इस पे भी जो है कई पॉइंट स्थित हैं, लेकिन ये एक फिक्स है। समझ में आया कि नहीं आया? देखना, इसके फिक्स पॉइंट होते हैं। तो अगर हम रेखाखंड की बात करें तो इसके पॉइंट फिक्स होते हैं। अगर हम ये कहें कि 2 पॉइंट
2 पॉइंट होते हैं और ये क्या होते हैं भैया, फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, याद रखना, मतलब जो रेखाखंड की बात करें, रेखाखंड में 2 पॉइंट होते हैं वो भी फिक्स्ड होते हैं, इसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं। समझ में आया? इसकी लंबाई क्या होती है, अगर हम कहें इसकी लंबाई मतलब इसकी लेंथ, तो लेंथ भैया क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, रेखा में अनंत पॉइंट होते हैं, ठीक है, रेखा पर क्या होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। उसके बाद में लंबाई इसकी फिक्स नहीं होती है, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। चौड़ाई फिक्स नहीं होती, ठीक है, मतलब इसकी चौड़ाई होती नहीं और ऊंचाई भी नहीं होती है, याद रखना। लेकिन रेखाखंड की बात करें तो इसके 2 फिक्स पॉइंट होते हैं, मतलब लिमिट में कि हाँ इतने है, ठीक है ना। और एक बात और, लंबाई इसकी फिक्स्ड होती है। ये हो गया, 2 फिक्स्ड पॉइंट हो गए और लंबाई भी फिक्स होती है रेखाखंड में। इसी में 4 नंबर पे हम सीखेंगे रेज मतलब किरण। तो किरण किसे कहते हैं, ये सब सीख लीजिए तभी समझ में आएगा भैया। ठीक है, देखिए रेज, अगर हम कहें किरण, तो किरण क्या होता है, किरण का एक फिक्स पॉइंट होता है, याद रखना, एक फिक्स पॉइंट होता है और लंबाई फिक्स नहीं होती है। तो किरण में केवल इतना याद करना है भैया कि यहाँ पे 1 फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है, 1 फिक्स्ड पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया? देखो अगर हम बात करें किरण, तो किरण का एक क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है। और इसकी अगर हम बात करें लंबाई या लेंथ की बात करें, तो लेंथ इसकी फिक्स्ड नहीं होती है। समझ में आया? अगर हम कहें किरण, तो किरण क्या होती है, इसका समझना, एक फिक्स पॉइंट होता है लेकिन लंबाई इसकी फिक्स नहीं होती है। ठीक है, लंबाई हम बढ़ा सकते हैं, एक ही तरफ बढ़ा सकते हैं, इधर नहीं। भाई एक पॉइंट फिक्स है तो दूसरी तरफ भी बढ़ा सकते हैं ना, अब इधर फिक्स है तो इधर तो ला नहीं सकते हैं, तो एक पॉइंट फिक्स होता है दूसरी तरफ बढ़ा सकते हैं। समझ में आया? ये हो गया किरण। तो फिर से समझ लेंगे, पॉइंट किसे कहते हैं, एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 पॉइंट हो गया। रेखा किसे कहते हैं, रेखा अनंत बिंदुओं को मिलाने से रेखा का निर्माण होता है, लाइन का निर्माण होता है। उसके बाद में रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड जो है 2 फिक्स पॉइंट होते हैं, रेखाखंड के 2 फिक्स पॉइंट होते हैं, ठीक है, और उसकी लंबाई भी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। अगर हम कहें किरण, तो किरण में क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है लेकिन लंबाई उसकी फिक्स नहीं होती है। समझ में आया? ये चीज़ हो गया। तो रेखा के बारे में जानेंगे और जो है रेखाखंड, इसके बाद में समझना भैया, इतना जानेंगे। इसके बाद में देखो, अब रेखा जो है कई टाइप की होती है, ठीक है, रेखा कई प्रकार की होती है। अगर हम इसकी बात करें टाइप की, तो देखना, अगर हम रेखा की टाइप की बात करें तो पहला हो गया प्रतिच्छेदित रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा, ठीक है। अगर हम प्रतिच्छेदित रेखा की बात करें भैया, या इसी को हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदित रेखा को ही कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, समझना, इंटरसेक्टिंग लाइन समझ लेना। प्रतिच्छेदित रेखा, अब प्रतिच्छेदित रेखा क्या होता है भैया, देखो वह रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदित या इंटरसेक्टिंग। नाम से ही क्लियर है, इंटरसेक्ट करे, ठीक है, मतलब एक दूसरे को काटे। तो ये हो गया भैया इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ये मान लेते हैं एक रेखा है ये ए और दूसरी ये मान लेते हैं कौन है, बी। ये दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे काट रही हैं, ओ पॉइंट पे काट रही हैं। तो ये दोनों रेखाएं, 2 रेखाएं, पहला ए दूसरा बी, दोनों रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है। और याद रखना, प्रतिच्छेदित रेखाओं अगर काटती हैं तो किस कोण का निर्माण होता है, शीर्षाभिमुख कोण का, ठीक है, या वर्टिकली अपोजिट, इसको हम कहेंगे शीर्षाभिमुख, इसको याद रखना, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है भैया। देखना, याद रखना, जब 2 प्रतिच्छेदित मतलब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वहां पे किस कोण का निर्माण होता है, यहाँ इसी वक्त इसको सीख लेंगे कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहां पे शीर्षाभिमुख कोण बनता है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहते किसे हैं, यहीं पे समझ लेंगे। जैसे ये हो गया, ये और इसका शीर्षाभिमुख, ये दोनों शीर्षाभिमुख हैं, ठीक है। अगर हम ये कहें ये वाला, तो ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख हैं और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, यहीं पे सीख लेंगे। कोई पूछे शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण कहाँ से होता है, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन से होता है। जब 2 लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो वहीं पे शीर्षाभिमुख का कोण, ठीक है, बनता है। ये पहला हो गया प्रतिच्छेदित रेखाएं। इसके बाद हम देखेंगे लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखा, ठीक है। पहला हो गया प्रतिच्छेदित रेखा, फिर उसके बाद में लंबवत रेखा, या इसी को कहेंगे हम परपेंडिकुलर, जानते ही हो, ठीक है, परपेंडिकुलर, समझना, ये इसका साइन होता है लंबवत का। लंबवत रेखा किसे कहते हैं, जैसे सुनना, एक लाइन ये है, ए मान लेते हैं, लाइन है ना, ठीक है, और दूसरा इसी पे हम परपेंडिकुलर डाल दिए, तो ये, और इसको मान लेते हैं बी। तो अगर हम कहेंगे
ए परपेंडिकुलर या जो है कुछ भी लिख दो, ए परपेंडिकुलर बी या बी परपेंडिकुलर ए, समझ में आया। तो ये और परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ भैया, 90 डिग्री का एंगल बनाए, समझ में आया नहीं आया। अगर हम कहें प्रतिच्छेदित रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, लंबवत रेखाएं, ठीक है, लंबवत रेखाएं जो है कौन, जो एक दूसरे पर लंब होती हैं। अगर हम ऐसे देखें तो ये एक दूसरे पर लंब है कि नहीं, मतलब लंब होने का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाए, समझ में आया। लंबवत रेखाएं मतलब कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, तो वो हो गया लंबवत रेखाएं। अब समझना ये भी आ गया। सी नंबर अगर हम देखेंगे इसके टाइप में, एक हो गया प्रतिच्छेदित रेखाएं, एक हो गया लंबवत रेखाएं, इसके बाद हम कहेंगे समांतर रेखा भैया, क्या, समांतर रेखा, ठीक है। इसी को हम कहेंगे पैरेलल लाइन, क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन। तो समांतर रेखा किसे कहते हैं, याद रखना, समांतर रेखा किसे कहते हैं, देखो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर कभी नहीं काटती हैं। समांतर रेखा किसे कहते हैं, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं और उनके बीच में लंबवत दूरी क्या होती है, इक्वल होती है, उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। जैसे कि पहली रेखा मान लेते हैं ये है भैया ए, और दूसरी रेखा ये मान लेते हैं क्या है भैया बी, ठीक है। देखो ये दोनों अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये लाइन ए और लाइन बी क्या है, समांतर है, पैरेलल है, ठीक है, समांतर है। अच्छा हम कैसे जाने समांतर है, क्या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी काटेंगी जिंदगी में, चाहे तुम इसको जितना बढ़ा दो चाहे तुम इसको जितना बढ़ा दो, ठीक है, और मतलब चाहे ए को बढ़ा दो चाहे बी को, चाहे जितना भी बढ़ाते चले जाओगे, ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, लंबवत दूरी इक्वल होती है। लंबवत दूरी मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बना, ये लंबवत डिस्टेंस, मान लो ये यक्स है तो ये भी यहाँ भी यक्स होगा, अगर हम कहें यहाँ तो यहाँ भी यक्स ही होगा, ये कहें तो ये भी क्या होगा, यक्स होगा, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो समांतर रेखा किसे कहते हैं, ऐसी मतलब वे रेखाएं या ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और उनके बीच की लंबवत दूरी क्या होती है, इक्वल होती है, उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। अगर आपको नोट करना होगा तो नोट कर लेना, ठीक है, लेकिन समझ में आ गया होगा, आया समझ में, ये चीज़ हो गया। चलिए इतना हो गया रेखा, बिंदु रेखा, रेखाखंड, किरण, प्रतिच्छेदित रेखाएं टाइप में देख लिए, लंबवत रेखाएं देख लिए, समांतर रेखा समझ लिए, ठीक है ना। इसके बाद अब हम लोग जो है इसके कुछ प्रॉपर्टी को सीखेंगे, देखना। इसको भैया अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी, लेकिन अभी से नोट्स बनाते अगर चलोगे तो आप लोग का ही फायदा है, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इकट्ठा जल्दी से नहीं मिलता। देखिए समांतर रेखा के बारे में जानिए, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे देखना, ये है प्रॉपर्टी भैया और बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से जो चलेगा इंपॉर्टेंट चलेगा, याद रखना। वो तो ठीक है, एक वो था, ठीक है, जानना, क्योंकि उसके बारे में नहीं जानोगे तो आगे नहीं पढ़ पाओगे। अब यहाँ समझना, यहाँ पे है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है भैया, समझना। ये स्टेटमेंट है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन को एक जो है तिर्यक रेखा जो है काटती है, ठीक है। तो अगर दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा इंटरसेक्ट करती है तो पहले उसका जो डायग्राम बना लीजिए, जैसे कि ए ये हो गया, समझना, ये हो गया मान लो ए, और दूसरी रेखा मान लेते हैं ये है, ये कौन सी है, बी, समझो। इसको एक तिर्यक रेखा, इसको मान लेते हैं सी, समझ में आया, एक तिर्यक रेखा इसको मान लेते हैं सी, समझना। हमने क्या किया, स्टेटमेंट हमने क्या लिखा है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, हमने कटा दिया, तब तो क्या क्या होता है, यही पे जो देखना, तो क्या क्या होता है भैया, याद रखना। तो अगर हम कहें यहाँ पे एकांतर कोण, एकांतर कोण और दूसरा एकांतर कोण, और हम दूसरा कहेंगे संगत कोण, अभी बताएंगे क्या है, ठीक है, संगत कोण, और उसके बाद में सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, ठीक है। देखो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है
तो वहाँ पे एकांतर कोण या इसी को कहेंगे अल्टरनेट एंगल, संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल, और उसके बाद में सम्मुख कोण या वर्टिकली अपोजिट या इसी को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये तीनों आपस में क्या होते हैं भैया, बराबर होते हैं। मतलब सॉरी आपस में नहीं, जैसे एकांतर कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, सम्मुख कोण बराबर होंगे। समझ में आया? ये स्टेटमेंट रट डालो, याद कर लो अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो वहां पे क्या होता है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। जो भी जो है एकांतर कोण बनेगी अभी हम सब बताएंगे। एकांतर कोण, संगत कोण, सम्मुख कोण, ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आया? कब? जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एकांतर कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण क्या होते हैं, वो हम लोग यहाँ देखेंगे। देखना, जैसे हम इसको मान लेते हैं एंगल 1, ठीक है। देखो इसको हम मान लेते हैं एंगल 1, इसको हम मान लेते हैं 2, इसको हम मान लेते हैं 3, इसको हम क्या मान लेते हैं 4, इसको हम मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं 6, और इसको मान लेते हैं हम 7, और इसको हम मान लेते हैं 8। ध्यान समझना, ठीक है। ये हो गया, ये एंगल ही तो है। अब ध्यान समझना, हमने कहा कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब पहले इसी में समझ लो एक बात और, इसको समझने से पहले थोड़ा सा अगर हम कहें फर्स्ट नंबर इसमें, ठीक है, पहला स्टेटमेंट समझना ध्यान से। पहला, अगर देखो ये एक समांतर रेखा है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। अगर हम यहाँ पे कहें कि इंटीरियर एंगल बताओ, मतलब आंतरिक कोण बताओ और बाह्य कोण बताओ, तो देखो जो आंतरिक कोण क्या होता है, जो समांतर रेखा के अंदर बनेंगे, जितने भी समांतर रेखा के अंदर कोण बन रहे हैं वो सब आपके आ जाएंगे आंतरिक कोण में, ठीक है। और जितने भी समांतर रेखा के बाहर बन रहे हैं वो आपके आ जाएंगे एक्सटीरियर एंगल में या बाह्य कोण में, ठीक है। तो यहीं पे पहले, यहीं पे हम इसको समझ लेंगे। अगर हम कहें आंतरिक कोण, आंतरिक कोण, ठीक है, और दूसरा हम कहेंगे बाह्य कोण, बाह्य कोण। आंतरिक कोण मतलब इंटीरियर एंगल, ठीक है, और ये हो गया एक्सटीरियर। समझना, देखो भैया, अगर यहाँ पे हमने कहा जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होते हैं, अगर यहाँ पे पहला आंतरिक कोण जान लो क्या होता है, बाह्य कोण। तो आंतरिक कोण क्या होता है, इसमें कुछ जो है खास बात नहीं है। आंतरिक कोण के लिए इतना बताओ, जो समांतर रेखा के अंदर में बने, ठीक है, वही आपका इंटीरियर एंगल या आंतरिक कोण हो जाएगा। तो समांतर रेखा के अंदर कौन कौन सा एंगल बन रहा है ये बताओ। समांतर रेखा के अंदर, बाहर नहीं देखना है, अंदर देखो। पहला अगर हम कहें तो एंगल 4, दूसरा एंगल 3, आंतरिक की बात करें ना एंगल 5 और एंगल 6। ये बताओ आंतरिक कोण समझ में आया कि नहीं आया? अगर कह दिया आंतरिक कोण ज्ञात करने के लिए याद कर लोगे, या दो आंतरिक कोणों का योग कह दिया तब भी याद कर लोगे। समझ में आया? यहीं पे कॉन्सेप्ट समझते हुए चलो अच्छे से। अगर हम बात करें बाह्य कोण, तो बाह्य कोण तो आसान ही है, जो समांतर रेखा के बाहर बने। तो बाहर कोण कौन सा बन रहा है? एंगल 1 बन रहा है, और एंगल 2 बन रहा है, एंगल 8 बन रहा है, एंगल 7 बन रहा है। ये दोनों पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में, ठीक है। कि यहाँ पे आंतरिक कोण जो समांतर रेखा के अंदर बनेगा, बाह्य कोण जो समांतर रेखा के बाहर बनेगा। और समांतर जो रेखा क्या होती है हमने बता दिया है, जो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, लंबवत दूरी समान होती है, उसे हम समांतर रेखा कहते हैं, ठीक ना। ये होगी आपकी तिर्यक रेखा। ये क्या है भैया? तिर्यक रेखा है, ठीक है, यह तिर्यक रेखा। अब ध्यान समझना, अब यहाँ पे हमने जो कहा था कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इन्हीं तीनों के बारे में हम अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पे सीखते हैं। देखो पहला हम बात करते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण, या इसी को हम कहेंगे अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल, ठीक भैया, या समान जो है एकांतर कोण। अब एकांतर कोण क्या होता है? देखो नाम से ही क्लियर है, एक के बाद अंतर, ठीक है, मतलब एक के बाद एक, मतलब एक अंतर, मतलब एक के अंतर के बाद, ठीक है, समझना। अगर हम तुमसे बात करें, पहले यहाँ पे एक जो है वो इस तरह समझ लो, जैसे ये है एक, केवल एक को समझो। अगर हम कहें कि ये एंगल क्या है? 1 है, ठीक है, ये अंदर समझो। अगर हम कहें ये एंगल 1 है तो इसका एकांतर कोण ये होगा 2। समझ में आया? तो बस वही चीज यहाँ पे आपको देखना है। अगर हम बात करें एकांतर कोण बराबर होते हैं, हमने क्या कहा? जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटते हैं तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ लिखा गया एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण है कौन कौन सा, ये लिखो। ये बताओ इसमें एकांतर कोण दिख क्या रहा है? अगर हम आपसे बात करें, इसी में देखो यही मेन फिगर है। अगर हम कहें 1, एंगल 1, तो एंगल 1 के बराबर होगा क्या? ये बताओ। एंगल 1 का एकांतर क्या है ये बताओ।
ये पूरा एक बन रहा है, समझ में आया भाई, एक रेखा ये हो गई, ये हो गई, पूरा एक बन रहा है। इसी सेम प्रकार एक यहाँ बन रहा है, सेम वैसे दिख रहा है, देखो देखिए होगे एक जैसे, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, ये समझने के लिए बता रहे हैं। अगर हम कहें एकांतर कोण, तो एक के साथ कौन है, मतलब एक के समान कौन है। हम दूसरे में देखेंगे ये 5 है नहीं है। वैसे अभी एक बात और, एकांतर कोण पहले यहाँ पे समझ गए होंगे कि एकांतर कोण क्या है। एकांतर में भी भैया 2 टाइप है, ठीक है। हम यहाँ पे आंतरिक बता रहे थे, लेकिन इसी वक्त देख लो, एक होता है इसमें आंतरिक, दोनों टाइप समझ लो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। आंतरिक कोण या आंतरिक एकांतर कोण, और एक होता है बाह्य एकांतर कोण, ठीक है। समझना, यहाँ पे एकांतर तो समझ में आएगा, जो है आ गया होगा एक के बाद एक, ठीक है। लेकिन एकांतर में 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं आंतरिक एकांतर, एक होता है बाह्य एकांतर, ठीक है ना। अब यहाँ पे वही चीज देखो, अगर हम बात करें आंतरिक एकांतर, तो आंतरिक का हम पहले समझा दिए कि जब कभी आंतरिक कहेगा या इंटीरियर कहेगा तो हम समांतर रेखा के अंदर वाले एंगल को लेंगे, जब कभी बाह्य कहेगा तो समांतर रेखा के बाहर वाले एंगल को लेंगे, यहाँ पहले ही बता दिया गया, ठीक ना। अगर हम कहें आंतरिक एकांतर, तो बताओ आंतरिक एकांतर हमेशा समांतर रेखा के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से हैं। तो समांतर रेखा के अंदर 1 2 से मतलब नहीं, वो तो बाहर चला जा रहा है। 8 7 से मतलब ये भी बाहर चला जा रहा है। 4 बताओ, अगर हम कहें एंगल 4 इक्वल किसके होगा, ये बताओ 4 का एकांतर क्या है। अगर हम 4 के समान जस्ट देखेंगे तो ये वाला है, मतलब ये तो अंदर ही तो आ रहा है, लेकिन अंतर मतलब उसके बाद वाला, तो 4 के एकांतर जो होगा वो क्या होगा, 6 होगा। तो ये हो गया एंगल 6, ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखो भैया, अगर हम कहें एंगल 3, एंगल 3 इक्वल किसके होगा, एंगल 3 के एकांतर क्या होगा, एंगल 5, ये हो गया आपका, ठीक है भैया, ये हो गया आंतरिक एकांतर। अगर हम बात करें बाह्य एकांतर में, तो बाह्य एकांतर भी समझ लीजिए, आसान है। देखो बाह्य एकांतर में हम समांतर रेखा के बाहर वाला एंगल लेंगे, ठीक है। अब देखो समांतर रेखा के अंदर वाला तो पूरा हो ही गया, ठीक है। बाहर वाला देखो 1, यही तो ना। अगर हम कहें एंगल 1, तो ये किसके इक्वल है, 1 का एकांतर। पहले 1 का संगत ढूंढो, तो 1 का संगत क्या है ये हम देखेंगे। तो 1 का एकांतर जो है भैया ये होगा, समझ में आया, 7। 1 का एकांतर क्या होगा, एंगल 7। इसी प्रकार ये बाह्य है, तो ये एंगल 2 इक्वल ये किसके होगा, इसका एकांतर 2 का एकांतर अगर हम पूछेंगे तो हो जाएगा 8। समझ में आया, 2 का एकांतर क्या हो जाएगा, 8। तो ये हो गया 8, एंगल 8, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। देखो समझ लो, एकांतर कोण पता होगा, ठीक है। अब एकांतर में 2 टाइप होते हैं, एक होता है आंतरिक एकांतर, एक होता है बाह्य जो एकांतर। इसमें पूछेगा बस केवल, अगर कह देगा कि 4 का एकांतर क्या है, 6 है, 3 का एकांतर क्या है, उसी उल्टा देखेंगे 5 है। और अगर बाह्य एकांतर की बात करेंगे तो 1 का एकांतर क्या है, 7 तो होगा ही नहीं, ठीक है। वो 1 का एकांतर 7 ही होगा, 8 तो होगा नहीं। और 2 का एकांतर क्या होगा, 8 होगा। ये समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है। एकांतर कोण समझ में आ गया होगा। इसके बाद में एकांतर कोण आ गया। दूसरा एकांतर कोण इक्वल होते हैं, दूसरा संगत कोण भी बराबर होते हैं, हमने बताया था। संगत कोण ये भी बराबर होते हैं। अब ये जानो कि संगत कोण कहते किसे हैं, ठीक है। संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। एकांतर कोण जानेंगे इक्वल होते हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं, लिखा गया। अब संगत कोण कहते किसे हैं, समझना ध्यान से, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। देखो संगत मतलब जो उसके समान हो, तो बस इतने हैं इसमें। अब ये बताओ इसके समान, अगर हम कहें आपसे कि एक के समान को, देखो ये भी एक जो है 4 एंगल को बना रहा है, ये भी बना रहा है, ठीक है। दो लाइन यहाँ भी काट रहे हैं, 2 यहाँ भी काट रहे हैं, ये भी 4 एंगल बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ बन रहा है, समझना ध्यान से। अगर हम कहें कि 1 का संगत क्या है, संगत कोण बराबर होते हैं, 1 का संगत क्या है। अगर यहाँ पे हम कहें एंगल 1 इक्वल क्या होगा, तो 1 का संगत तुम हमको बताओ केवल। देखो बाहर ले रहा है ना 1 का संगत, तो 1 का संगत यहाँ देखो 5 है, समझ में आया। देखो इस समांतर रेखा के ऊपर 1 है और इस समांतर रेखा के ऊपर ये भी क्या है, 5 है। तो यहाँ पे 1 इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल 5। ये समझ में आ गया होगा। अगर हम दूसरा बात करें एंगल 2 को लेंगे, 2 का संगत क्या है, संगत ढूंढना। देखो समांतर रेखा ए को पकड़ो, ए के ऊपर है, ए के ऊपर क्या है, 2 है कि नहीं। 2 जो है ए के, ये समांतर रेखा ए है, ए के ऊपर और राइट साइड, ए के ऊपर और राइट साइड, तो ए के ऊपर 2 है, ठीक है, और क्या है, राइट साइड है। अब आ जाओ बी में, बी देखो, बी समांतर रेखा के ऊपर देखो, नीचे नहीं देखना है, ऊपर देखो, ऊपर में राइट साइड,
तो सेम जैसे 2 का संगत क्या दिख रहा है, 2 के जस्ट समान 6 दिख रहा है, तो एंगल 2 इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल 6। भैया ये हो गया, समझ में आया होगा। एंगल 3 का संगत क्या होगा, एंगल 3, संगत कोण यही होते हैं, यही होते हैं। अगर हम कहें 2 का संगत क्या होगा, 6 होगा, 1 का 5 होगा, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तब, ठीक है, समझना। अब तो हमको ये बताओ 3 का संगत क्या होगा, 3 का संगत ढूंढो। ये क्या है, ये क्या है, समांतर रेखा है, समांतर रेखा के नीचे राइट साइड। तो इसी प्रकार दूसरे में देखो, समांतर रेखा बी के नीचे राइट साइड। तो भैया 3 का संगत मतलब 3 के समान क्या है, 7, एंगल 3 के समान एंगल 7, समझ में आया होगा। एंगल 4, अब तो आ ही गया होगा, एंगल 4 के संगत क्या है भाई, एंगल 4 क्या है, समांतर रेखा ए के नीचे लेफ्ट साइड, तिर्यक रेखा के जो है लेफ्ट साइड। उसी प्रकार इसमें देखेंगे बी के नीचे तिर्यक के लेफ्ट, तो भैया 8 होगा, समझ में आया। तो 4 का हो जाएगा एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 8। ये समझ में आया कि नहीं आया, संगत कोण भी बराबर कर दिया हमने, ठीक है। एकांतर कोण समझ में आया होगा, संगत कोण जो है समझ में आ गया, करस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया। जैसे यहाँ पे 1 का संगत 5 है, 2 का संगत इसी में सब ढूंढो, 2 का संगत 6 है, 4 का 8 है, 3 का 7 है। जैसे जैसे पूरा कॉन्सेप्ट है ना, पूरा क्वेश्चन ऐसे ही सेम पूरे कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन रहेगा, और कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में फीड है तो क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। देखना ये हो गया दूसरा, संगत कोण भी हम समझ गए। अब संगत के बाद तीसरा हम सीखेंगे भैया क्या, सम्मुख कोण, ठीक है, या इसी को हम कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, सम्मुख कोण, या इसी को हम क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, या इसी को हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल या सम्मुख कोण एक ही है, सम्मुख मतलब सामने सामने। अब देखो नाम से ही क्लियर है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं ना, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब सम्मुख कोण होगा जो सामने होगा भैया, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर हम कहें 1 तो 1 के सामने कौन है, बगल नहीं देखना है। अगर हम कहें 1 सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पर हम यही कहेंगे ना कि एंगल 1 इक्वल किसके होगा, एंगल 1 के सम्मुख क्या है, ये तो बगल में है ना, 2 क्या है, बगल में है, और ये नीचे है, इसके सामने देखो क्या है, 1 के सामने। और हमने इसके पहले अभी जब जो है इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ाया था, हमने कहा था जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो वहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बनता है, या वर्टिकली अपोजिट एंगल या सम्मुख कोण बनता है, और वो आपस में बराबर होते हैं। वही चीज़ तो है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये, दोनों काट रहे हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। तो 1 का शीर्षाभिमुख कोण 1 के सम्मुख 3 है, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 3, समझ में आ गया होगा। एंगल 2 के सम्मुख 4 है, एंगल 2 इक्वल एंगल 4, ये भी आ गया होगा। ये देखो उसी प्रकार 5 का अपोजिट या 5 का सम्मुख कोण क्या है, 7 है, तो एंगल 5 इक्वल एंगल 7, सम्मुख कोण बराबर हो गए। और इसी प्रकार एंगल 6 का एंगल 8, ये क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार दोबारा समझते हैं, रिपीट करते हैं। इतने कॉन्सेप्ट एक पे हैं। पहला, जब देखो ये एक ही चीज़ है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या क्या प्रॉपर्टी है समझ लीजिए। पहले हमने रेखा को कटा दिया, दो समांतर रेखा ले लिया, उसको एक तिर्यक रेखा से कटा दिया, और कटाएंगे तो एंगल बनेगा। एंगल का नाम जो नॉमिनेशन कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गया। इसमें जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है, पहले फर्स्ट नंबर एकांतर कोण बराबर होते हैं, दूसरा करस्पॉन्डिंग या संगत कोण बराबर होते हैं, तीसरा शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो पहली बात आप लोग ये जान लीजिए कि आंतरिक कोण क्या होता है और बाह्य कोण क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ठीक है ना। तो मतलब आंतरिक कोण जो समांतर रेखा के अंदर बनते हैं, बाह्य कोण जो समांतर रेखा के बाहर बनते हैं, समझा दिया गया है। अब क्वेश्चन ये आया कि ये तीनों बराबर होते हैं, क्यों बराबर होते हैं, क्योंकि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तभी एकांतर बनता है, तभी संगत बनता है, तभी सम्मुख बनता है, और ये बराबर भी होते हैं। तो पहला क्या एकांतर कोण क्या हो गया, हमने बताया कि जैसे एकांतर में भी जो है 2 टाइप हो गया। पहला आंतरिक मतलब अब जो है बता दिए हैं कि जो समांतर रेखा के अंदर बने, बाह्य जो समांतर रेखा के बाहर बने। अब 4 का एकांतर 6 है, 3 का 5 है, 1 का 7, ये दोनों जो है बराबर होंगे ना, एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार संगत कोण भी बराबर होते हैं, और संगत कोण हमने बताया था, जैसे हमने कहा 1 का संगत ये है, 2 का संगत ये है, 4 का 8 है, 3 का 7 है, ये आपस में बराबर होते हैं। अब ये नहीं कि 1 को 3 बराबर कर दो यहीं पर संगत में, नहीं। पहले अगर हम कहें
एंगल 1, तो 1 का संगत ढूंढो तो कि 1 का संगत है कौन, तो 1 का संगत 5 है, बराबर हो गया। इसी प्रकार सम्मुख कोण तो अभी इसके पहले बताया था कि जब दो जो है रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं या एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो वहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं, ठीक है, या शीर्षाभिमुख कोण जो है वहाँ पे बनता है और वो आपस में बराबर होता है। तो ये इतना था, ठीक है। ये दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तब इतना यहाँ पे ये चीज़ कॉन्सेप्ट था, और इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना अगर होगा तो, और नहीं तो नोट कर लोगे तो और अच्छी बात है। देखो अब इसके बाद मेन कॉन्सेप्ट है, वो भी समझो, बहुत ही अच्छा है। देखो भैया बात वही है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, मान लो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और एक तिर्यक रेखा मान लो हम ये सी से इसको कटा दिए, ठीक है, तिर्यक रेखा। और एंगल कोई दिक्कत नहीं है, पता ही हो गया होगा अब तो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, और ये क्या हो गया 8। समझ में आया, एंगल ही बना दिया हमने। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, पहला हो गया, समझना ध्यान से। अब यहीं पे संगत कोण एकांतर कोण सब समझ में आ गया होगा। देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, अच्छे से समझना। देखो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके, देखो तिर्यक रेखा के एक तरफ बने आंतरिक कोणों का योगफल 180 अंश होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि इसमें पहला जो है ये वो था, इसका पहला, इसमें पहला क्या कह रहा है कि समांतर तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने आंतरिक कोणों का योग कितना होता है भैया, 180 अंश होता है, ठीक है, इसको समझ लेना। ये पहला जो है, इसका पहला कॉन्सेप्ट ये है। इसके पहले कोण तो जान गए हो आप लोग कि जो एकांतर, जो करस्पॉन्डिंग, शीर्षाभिमुख सब जान चुके हो, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, इसको अच्छे से नोट कर लेना कि पहली बात तो इसका ये है कॉन्सेप्ट कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तब क्या क्या होते हैं, ठीक है, क्या क्या बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टी निकल सकती हैं, इससे क्या क्या प्रॉपर्टी निकल सकती हैं। इसमें पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। जो वर्ड कह रहा है सेम वही, मतलब कह रहा है तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, तो तिर्यक रेखा के मान लो अगर हम इधर लेंगे, तिर्यक रेखा की तरफ बने आंतरिक कोणों का योगफल, आपको तिर्यक रेखा देखना है और आंतरिक कोण देखना है। तिर्यक रेखा सी हो गया, ठीक है, आंतरिक कोण हमें 2 और 7 से मतलब नहीं है क्योंकि वो बाह्य कोण हो गए। आंतरिक कोण अगर हम कहें एंगल 3 और प्लस एंगल क्या हो जाएगा 6 इक्वल क्या हो जाएगा ये 180। समझ में आया, ये समझ में, अगर यहाँ पर नंबर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको मिटा के ए बी जो है ए बी या सी रखकर आप समझ सकते हैं, या ऐसे ही समझ लो। अगर यहाँ पे 1 2 3 से मतलब जो है दिक्कत हो रही हो तो ऐसे आप छोटा सा फिगर बना लो, ये हो गया ए, ये हो गया बी रेखा, या चलो ठीक है समझ गए होगी रेखा क्या है। अब यहाँ पे अगर हम कहें ये एंगल ए है और ये एंगल कह दें बी है, अब समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझना। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल क्या होता है 180। देख लो समांतर, देखो ये तिर्यक रेखा, ये हो गया तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, ये हो गया तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने आंतरिक कोणों का योगफल, आंतरिक कोण ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी बराबर 180 अंश। आप इधर भी ले सकते हैं, अगर हम कहें इधर ए कह दें, इसको बी कह दें, तब इधर भी होगा। देखो कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट बस यही कह रहा है कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने आंतरिक कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो समांतर देखो तिर्यक रेखा के चाहे इधर ले लो चाहे उधर ले लो, बस एक ही तरफ हो, वो जो है दोनों एंगल एक ही तरफ के हों। ये नहीं कि एक इधर ले लो एक इधर ले लो, एक इधर नहीं। अगर तिर्यक रेखा के एक तरफ ले रहे हो तो एक ही तरफ के एंगल हों, वो भी आंतरिक कोण हो, बाह्य नहीं, आंतरिक कोण का योगफल 180 अंश होता है। और देखो कैसे होता है ये भी हम बता सकते हैं। संगत कोण हमने अभी बताया था कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, नहीं बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये बी है तो इसके संगत ये भी बी नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और एक रेखा पर कितने डिग्री का एंगल बनता है,
180 अंश। तो ये हो गया एंगल ए, ये हो गया एंगल बी, तो वही ए प्लस बी बराबर क्या हो जाता है 180 अंश। तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीधा बना दिया गया है कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने आंतरिक कोणों का योगफल क्या होता है 180 अंश होता है। ये था पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा समझना इसी में भैया, इसको इरेज कर देते हैं, पहले नोट कर लेना, इसको नोट करना होगा। तो देखो दूसरा कॉन्सेप्ट, पहला तो ये था, दूसरा भैया देखना इसका दूसरा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो समझना, समांतर रेखा के, ऐसे कहेंगे, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो देखो, तो आंतरिक कोणों के समद्विभाजक को मिलाने से बनी आकृति क्या होती है भैया, एक आयत होती है। बनी आकृति एक आयत होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना, ठीक है। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है, आंतरिक कोणों के समद्विभाजक को मिलाने से बनी आकृति किसकी होती है, आयत की होती है। इसको समझना, जैसे हम कह दें कि यहाँ पे एक, देखो ये है और ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है, ठीक है। ये ए और बी दोनों क्या भैया, पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है। इनको एक तिर्यक रेखा बीच में काट दे रही है, ठीक है। एक तिर्यक रेखा मान लो सी, ये इसको काट दे रही है। अब सुनो, एंगल ये मान लो क्या है, ये आंतरिक कोण है ना, आंतरिक कोण ये है और ये है, बस आंतरिक कोण इतना है, ठीक है। बाह्य मतलब आंतरिक कोणों के समद्विभाजक, मान लो इसके समद्विभाजक हो गया ये और इसका समद्विभाजक हो गया मान लो ये। अब इन दोनों को मिला दो आपस में, ये मिला दिया गया। इसी प्रकार इसका समद्विभाजक मान लो ए, इसका समद्विभाजक जो है खींच दो और इसका समद्विभाजक भी खींच दो, ठीक है। और इन दोनों को आपस में मिला दो, तो जो आकृति बनेगी वो किसकी बनेगी भैया, वो बनेगी आयत की। ये समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में नहीं आया। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो आंतरिक कोणों के समद्विभाजक को मिलाने से बनी आकृति किसकी होती है, आयत की होती है, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके आंतरिक कोण क्या होते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप हम समझाते चल रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे मतलब आगे उसका यूज है उसके पहले ही हम बताते चल रहे हैं। आंतरिक कोण का यूज था, आंतरिक कोण पहले ही बता दिया गया कि यहाँ पे कंफ्यूज मत हो कि आंतरिक कोण जो है 1 लें 2 लें, ठीक है। ये पहले बता दिया गया कि आंतरिक कोण समांतर रेखा के अंदर की बात कर रहा है, बाह्य कोण समांतर रेखा के बाहर की बात कर रहा है। तिर्यक रेखा क्या होती है ये भी बता दिया, समांतर रेखा क्या होती है ये भी बता दिया। अब इससे जो है कॉन्सेप्ट निकल रहे हैं वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यही था कि तो आंतरिक कोणों के समद्विभाजक मतलब हाफ, ठीक है, मतलब आधा बांट दो। तो ये हो गया आंतरिक कोण, ये था, इसका समद्विभाजक खींच दो, ये आंतरिक कोण था, इसका समद्विभाजक खींच दो, और ठीक है, मतलब जो है सबका भाई 4 आंतरिक कोण होंगे, एक ये, सबका समद्विभाजक खींच दो, उसके बाद उसको मिला दो, तो जो आकृति बनेगी वो किसकी बनेगी, आयत की बनेगी। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसके बाद एक और लास्ट कॉन्सेप्ट इस पे हम सीखेंगे। देखो इसके बाद ये था 2 नंबर, इसके बाद 3 नंबर देखना कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो यदि, याद रखना, यदि तिर्यक रेखा समांतर रेखा यहाँ पे कंडीशन दे रहा है, समांतर रेखा के लंबवत हो, या समांतर रेखा को, यदि तिर्यक रेखा समांतर रेखा को लंबवत काटे, ठीक है, समझना। यहाँ पे था जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन हो गया कि दो तिर्यक रेखा जो है, तो यदि तिर्यक रेखा जो है, इसको हटा दो कि यहाँ पे करेंगे, यदि तिर्यक रेखा समांतर रेखा को लंबवत काटे, तब क्या होगा। अगर यही तिर्यक रेखा समांतर रेखा को लंबवत काटे, हम कटा दे रहे हैं, देखो अगर यहाँ पे हम कह दें कि इसका फिगर ऐसे बनेगा, ये
ये समांतर रेखा हो गया ए और बी, ठीक है, ये दोनों समांतर रेखा हो गई। इसको एक तिर्यक रेखा जो आपकी काट रही थी वो इसको लंबवत काट रही, लंबवत मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रही। अभी तक तिर्यक रेखा जो है किसी भी एंगल पे कटा दे रहे थे, लेकिन इसमें कंडीशन दे दिया यदि तिर्यक रेखा समांतर रेखा को लंबवत काटे, तब क्या होगा, तब भैया वही चीज, तो उनके आंतरिक कोणों के समद्विभाजक को मिलाने से, समद्विभाजक को मिलाने से बनी आकृति किसकी होती है, वर्ग की होती है। भाई जब आयत आया था तो वर्ग भी तो आएगा, स्क्वायर का ही होती है, ठीक है। समझना, पहले वाला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो यदि उनके आंतरिक कोणों के समद्विभाजक को आपस में मिला दिया जाए तो जो आकृति बनती है वो किसकी बनती है, आयत की बनती है, रेक्टेंगल की बनती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती तो है, लेकिन कैसे काटती, लंबवत काटती है। अभी तक कोई एंगल जो है डिपेंड नहीं था, चाहे जो है जिस एंगल पे काटा दो, लेकिन अब कह दिया कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती तो है लेकिन लंबवत काटती है, परपेंडिकुलर काटती है, 90 डिग्री की जो है कोण के साथ काटती है, तब क्या होगा, तब इनके आंतरिक कोणों के समद्विभाजक, आंतरिक और आंतरिक कोण के बारे में ही बात करना है, आंतरिक कोणों के समद्विभाजक को मिला देंगे तब एक वर्ग बनता है, स्क्वायर का निर्माण होता है। इसका आंतरिक कोण अगर हम देखेंगे, आंतरिक कोण यही तो है, एक ये है, ये है, ये है, ये। अगर इसके समद्विभाजक को आगे हम बढ़ाते हैं और इसके समद्विभाजक को आगे बढ़ाते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, इसके समद्विभाजक को हम आगे बढ़ाते हैं और इसके समद्विभाजक को हम आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे से मिला देते हैं, तो ये जो आकृति बनती है वो किसकी बनती है भैया, स्क्वायर या वर्ग की बनती है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, तो इतना कॉन्सेप्ट इसमें था। इसके बाद ये पार्ट 1 था, ठीक है, ये चैप्टर 1 ये लाइन एंड एंगल का पार्ट 1 था भैया, पार्ट 2 भी आएगा अभी, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट यहाँ कराए जाएंगे, चैप्टर वाइज कराए जाएंगे, और हो सके तो कॉन्सेप्ट को नोट कर लो, क्योंकि नोट करते, अगर धीरे धीरे नोट करते रहोगे आसान रहेगा, ठीक है। क्योंकि इकट्ठा एग्जाम के टाइम में क्या होता है ना कि एग्जाम के टाइम में हम क्वेश्चन, इतना सारा क्वेश्चन रहता है, हर चैप्टर का क्वेश्चन रहता है, और भी ढेर सारी जो है नोट्स जो है रफ में अलग, कॉपी में अलग, सब चीज़, तो उसका रिवाइज नहीं हो पाता है, और मैथ का रिवाइज कोई नहीं करता है, ठीक है। और यही गलती होती है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ही एग्जाम में नंबर बढ़ाते हैं, और सब तो जो है फिक्स नहीं है, लेकिन इसका फिक्स सिलेबस है। तो कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से नोट करते चलोगे तो एग्जाम में क्या होगा कि जब मान लो कोई पेपर है तो उसमें एडवांस मैथ आ रही है, आज तो एडवांस का खेल ही है, ठीक है आजकल, तो उसका कम से कम, और एडवांस में है क्या, फार्मूला पूरा कॉन्सेप्ट भरा हुआ है, इसमें जो है ये तो है नहीं, तो पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ अगर नोट रहेगा तो एग्जाम के टाइम पे वही रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और ये जितना हमने पढ़ाया ना, पूरी थ्योरी पढ़ाया है, ठीक है, तो मैथ की थ्योरी भी पढ़ी जाती है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट में आ रहे हैं, जो है वो सवाल कम पूछ रहा है, मतलब वैसे कैलकुलेटिव वाला से स्टेटमेंट में पूछ रहा है, तो स्टेटमेंट में पूछेगा तो वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन सही तभी कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट दिमाग में फीड रहेगा, और तभी क्वेश्चन भी आएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जब हम इसका क्वेश्चन कराएंगे ना, तब आपके पास दो फायदा होगा। एक क्या होगा कि आपके पास कॉन्सेप्ट एक साथ इकट्ठा हर एक चैप्टर का नोट रहेगा, मतलब सारे दुश्मन एक साथ रहेंगे तो उनको मारने में मजा आएगा, ठीक है। अब जो है आपके पास कॉन्सेप्ट जो साथ में है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़े और कॉन्सेप्ट एक बार हम पहले पढ़ा दे रहे हैं, जब क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो फिर कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, मतलब पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे फिर क्वेश्चन पढ़ाएंगे। अभी एक बार चैप्टर वाइज पढ़ा लें, जो है इसको पढ़ा दें अच्छे से, और जब ये चैप्टर वाइज खत्म हो जाएगा तो इसके बाद में जब क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो जो क्वेश्चन, मान लो एक क्वेश्चन नोट किए हम, उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लग रहा है उसको भी हम लिखेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो एक बार यहाँ रिवाइज हुआ, एक बार वहाँ रिवाइज होगा, और उसके बाद में अच्छे से क्वेश्चन आपको आ जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आ रहा है तभी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और इसको शॉर्ट वीडियो में हम इसको रिवाइज भी करा देंगे, ठीक है, मतलब आपको बस को देखते रहना है, वीडियो रिवाइज भी हो जाएगा, अच्छे से याद भी हो जाएगा, चाहे कॉपी खोलो या ना खोलो, ठीक है। चलिए आज की क्लास इतना ही, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा भैया, धन्यवाद।